नमस्कार दोस्तों, स्वागत है फिर से एक नई वीडियो में। दोस्तों, आज का जो क्वेश्चन है इल्तुतमिश का है। इससे पहले हमने वीडियो जो है दिल्ली सल्तनत में कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में और आराम शाह के बारे में बता दिया है। दोस्तों, अगर आप वीडियो नहीं देखें वो जो है कुतुबुद्दीन ऐबक का, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से देख सकते हैं। और या फिर आप पिछला वीडियो जो है जो विदेशी आक्रमण हुए हैं उनका नहीं देखे हैं वीडियो, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप वहां से देख सकते हैं। या पीडीएफ को डाउनलोड करने के लिए आप टेलीग्राम चैनल पे चले जाइए, वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, या और भी चैप्टर और क्लास का वीडियो देखना चाहते हैं जैसे ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी, तो आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ सभी जो वीडियो मिल जाएगा, सभी सब्जेक्ट का वीडियो वहाँ से मिलेगा प्लेलिस्ट में। तो चलिए इल्तुतमिश के बारे में शुरू करते हैं दोस्तों। तो इसे गुलाम का गुलाम कहते हैं। पहली बात है इल्तुतमिश। इल्तुतमिश को गुलाम का भी गुलाम कहा जाता है, क्योंकि यह जो कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम था। कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम कौन था? इल्तुतमिश। तो और कुतुबुद्दीन ऐबक किसका गुलाम था? तो मोहम्मद गौरी का। इसलिए इसको जो है गुलाम का गुलाम कहा जाता है। देखिए दोस्तों, जैसे मोहम्मद गौरी है, ठीक, मोहम्मद गौरी का गुलाम जो है कुतुबुद्दीन ऐबक है, या कुतुबुद्दीन ऐबक है, और कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम कौन है? तो ये है इल्तुतमिश। इसलिए इसे गुलामों का ये हुआ गुलाम, फिर इसका गुलाम यह हुआ, तो गुलामों का गुलाम कहा जाता है। किसको कहा जाता है? इल्तुतमिश को। आगे बात करें तो कह रहा है जो इल्तुतमिश है यह 1211 ईस्वी में गद्दी पे बैठा है। 1211 ईस्वी में गद्दी पे बैठा है, किसकी हत्या कर कर? तो आराम शाह की हत्या कर दिया था। और आराम शाह जो है एक अयोग्य शासक था, उसकी हत्या जो है इल्तुतमिश कर कर 1211 ईस्वी में यह गद्दी पर बैठ गया। ठीक है, इसके बचपन का नाम जो था अल्तमश था। इसके बचपन का नाम जो है अल्तमश था। और इसका पुराना नाम जो है इल्तुतमिश का पुराना नाम शमसुद्दीन इल्तुतमिश था। इल्तुतमिश का पुराना नाम जो है शमसुद्दीन इल्तुतमिश था। और इसके पिता का नाम की बात करें तो इसके पिता का नाम था इलम खां। क्या नाम था? इलम खां, जो एक इकबरी थे। क्या थे? इलबरी तुर्क थे। बात करें तो जो है इल्तुतमिश की, देखते हैं। इल्तुतमिश जो है 1215 ईस्वी में तराइन के तृतीय युद्ध में इसने जो है याल्दोज को पराजित कर दिया था। इल्तुतमिश जो है 1215 ईस्वी में तराइन का तृतीय युद्ध होता है। इसमें जो है इल्तुतमिश और याल्दोज के बीच में युद्ध होता है, जिसमें याल्दोज जो है पराजित होता है और इल्तुतमिश की विजय होती है। तो याल्दोज कौन है दोस्तों? तो याल्दोज जो है मोहम्मद गौरी का गुलाम था, और इसके साथ के दो गुलाम और थे, कुतुबुद्दीन ऐबक और कबूजा। दो गुलाम और हैं, जो कि कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में हमने पढ़ लिया। और दूसरा जो है याल्दोज है। याल्दोज जो है पानीपत के तराइन के तृतीय युद्ध में पराजित हो जाता है, इल्तुतमिश द्वारा मार दिया जाता है। ठीक है, और आगे बात करते हैं इल्तुतमिश के बारे में। तो इसने सुल्तान की उपाधि धारण की तथा अपने नाम का खुतबा भी पढ़वाया था। अपने नाम का खुतबा पढ़वाने वाला जो शासक था इल्तुतमिश था। ठीक, और शासक बनने से पहले यह यूपी जो है बदायूं का सूबेदार था। शासक जब बना उससे पहले यह बदायूं का सूबेदार था। और बात करें आगे, और यह जो इल्तुतमिश है इसने अपनी राजधानी को लाहौर से दिल्ली स्थानांतरित कर दिया था। तो लाहौर से दिल्ली राजधानी लाया था कौन? इल्तुतमिश। और इसने जो है शासक बनने के लिए खलीफा तथा अल मुंतसिर बिल्लाह जो हैं, खलीफा अल मुंतसिर बिल्लाह से खिल्लत, या जिसे कहता है डिग्री हासिल की थी। किससे हासिल की थी? खलीफा अल मुंतसिर बिल्लाह से डिग्री हासिल किया था। और बात करें तो इसने चांदी का टका और तांबे का जीतल प्रारंभ किया था। चांदी का टका और तांबे का जीतल प्रारंभ कौन शासक किया था? तो इल्तुतमिश ने किया था। इल्तुतमिश को गुंबद तथा मकबरा का निर्माण का जनक भी कहा जाता है।
इल्तुतमिश को गुंबद तथा मकबरा निर्माण का जनक भी कहा जाता है। इल्तुतमिश ने अपने पुत्र जो है नसीरुद्दीन महमूद को, इल्तुतमिश का पुत्र कौन है, नसीरुद्दीन महमूद को मकबरा जो है सुल्तानगढ़ी में बनवाया था। इल्तुतमिश ने अपने पुत्र का जो है नसीरुद्दीन का महबूब का, इल्तुतमिश ने अपने पुत्र नसीरुद्दीन महमूद का मकबरा जो है सुल्तानगढ़ी में बनवाया था। आगे बात करते हैं। इल्तुतमिश ने न्याय मांगने के लिए लाल वस्त्र पहनने की परंपरा चलाई थी। लाल वस्त्र पहनने की परंपरा कौन चलाया था? इल्तुतमिश ने चलाया था। क्यों चलाया था? कि जिसको भी कोई समस्या है वह लाल वस्त्र पहनकर जो है कि दरबार में आ जाए तो उसकी समस्या का समाधान किया जाएगा। तो न्याय मांगने के लिए इन्होंने लाल वस्त्र पहनने की परंपरा चलवाया था। आगे बात करें तो इल्तुतमिश ने वेतन के बदले भूमि दिया था। वेतन के बदले जो है भूमि दिया था, जिसे इक्ता व्यवस्था भी कहते हैं। इल्तुतमिश जो है जिन मजदूरों से अपना काम करवाता था तो उन्हें वेतन के बदले एक क्षेत्र की भूमि दे देता था। एक क्षेत्र की भूमि जो है दान में दे देता था, जिसे इक्ता व्यवस्था भी कहा गया। इक्ता व्यवस्था किस लिए है? तो जो है भूमि दान के लिए है। आगे बात करें तो इसने जो है 40 तुर्क सरदारों का एक सलाहकार परिषद बनाया, जिसे तुर्काय चिहलगाम या फिर चालीसा दल कहते हैं। जो इल्तुतमिश था, इन्होंने 40 तुर्क को मिलाकर एक चालीसा दल बनाया था। दोस्तों, चालीसा दल का निर्माण करने वाला कौन था? तो इल्तुतमिश था। और कह रहा इसके समय जियाउद्दीन मांगबरनी का पीछा करते हुए चंगेज खां जो है दिल्ली की सीमा तक पहुंच गया था। अतः इल्तुतमिश ने जियाउद्दीन जो है को अपनी शरण नहीं दिया था। इल्तुतमिश के शासनकाल में जियाउद्दीन जो मांगबरनी था, उसका पीछा करते हुए चंगेज खां दिल्ली की सीमा तक पहुंच गया और इल्तुतमिश जो है जियाउद्दीन मांगबरनी की शरण में नहीं दिया था। दोस्तों, आगे बात करते हैं। तो इल्तुतमिश को शुद्ध इस्लामिक पद्धति का व्यवस्थित संस्थापक कहते हैं। इसे गुलाम का गुलाम भी कहते हैं। आगे देखते हैं। तो इल्तुतमिश जो है दोस्तों, यह बिहार में अपना प्रथम सूबेदार जो है मलिक जानी को नियुक्त किया था। इल्तुतमिश का जो पहला प्रथम सूबेदार था बिहार में था। बिहार में अपना प्रथम सूबेदार मलिक जानी को नियुक्त किया था। अगली बात करें तो यह शुद्ध अरबी सिक्का चलाने वाला प्रथम शासक है। अरबी सिक्का चलाने वाला प्रथम शासक कौन है? इल्तुतमिश है। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह को इल्तुतमिश द्वारा बनवाया गया था। जो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह है, किसने बनवाया था? तो इल्तुतमिश ने बनवाया था। आगे बात करें तबकात ए नासरी पुस्तक के लेखक जो हैं मिन्हास उस सिराज जो हैं, तबकात ए नासरी पुस्तक के लेखक जो हैं मिन्हास उस सिराज हैं। और मिन्हास उस सिराज किसके दरबारी कवि हैं दोस्तों? आप लोग कमेंट करके बताइए। 1236 ईस्वी में इल्तुतमिश की मृत्यु हो गई। 1236 ईस्वी में इल्तुतमिश की मृत्यु हो गई। इसने अपने जीवन काल में ही रजिया सुल्तान को उपाधि उत्तराधिकारी नियुक्त कर दिया था। जो इल्तुतमिश है 1236 में इसकी मृत्यु हो जाती है, लेकिन मृत्यु से पहले इन्होंने जो है अपना उत्तराधिकारी जो है रजिया सुल्तान को नियुक्त कर दिया था कि हमारे मरने के बाद हमारा जो शासक बनेगा रजिया सुल्तान बनेगी। आगे देखते हैं। इल्तुतमिश की मृत्यु के बाद 40 सरदार जो हैं, जो चालीसा नियुक्ति किया था,
चालीसा पद की। तो चालीसा जो सरकार है, 40 सरदार, इन्होंने रजिया को शासक ना बनाकर रुकनुद्दीन फिरोज शाह को शासक बना दिया था। इन्होंने जो 40 सरदार हैं, रजिया सुल्तान को शासक ना बनाकर रुकनुद्दीन फिरोज शाह को शासक बना दिया था दोस्तों। तो फिर रजिया ने जो है रजिया सुल्तान न्याय के लिए लाल वस्त्र पहनकर मस्जिद के आगे चली गई और जनता के हस्तक्षेप के बाद वह शासिका बनी। जो है इसके साथ दोस्तों जो रजिया सुल्तान है, 40 सरदारों ने मिलकर रजिया सुल्तान को शासक नहीं बनने दिया और रजिया सुल्तान ने लाल वस्त्र पहनकर मस्जिद के सामने चली गई, जिससे जो है वहाँ की जनता के हस्तक्षेप के कारण फिर रजिया सुल्तान को शासक बनाया गया। आगे बात करें तो रजिया सुल्तान का शासक शुरू होता है, देखते हैं। रजिया सुल्तान 1236 से 1240 ईस्वी तक शासन की, ज़्यादा दिनों तक शासन नहीं की दोस्तों। यह भारत की प्रथम महिला शासिका है। ठीक, भारत की प्रथम महिला शासिका कौन थी? तो रजिया सुल्तान है। यह पुरुषों की भांति जो है वस्त्र पहनकर शासन करने लगी थी। पुरुषों की भांति वस्त्र पहनकर शासन करने लगी, जो 40 तुर्क सरदारों को पसंद नहीं थी। 40 तुर्क सरदारों को पसंद नहीं थी रजिया सुल्तान, क्योंकि जो 40 तुर्क सरदार हैं उन्होंने एक फिरोज शाह व्यक्ति नामक को उत्तराधिकारी नियुक्त कर दिया था इल्तुतमिश को। तो रजिया सुल्तान जो है, इन्होंने जो इल्तुतमिश है वह लाल वस्त्र पहन कर जिसके साथ जो है गलत किया जाता है न्याय की मांगने के लिए, वह लाल वस्त्र पहनकर मस्जिद के सामने चला जाता था तो उसको न्याय दिया जाता था। तो वह चलाया था व्यवस्था। फिर उसके बाद रजिया सुल्तान की न्याय नहीं मिला रहा था। जो इसका उत्तराधिकारी इल्तुतमिश है, रजिया सुल्तान को नियुक्त कर दिया था उत्तराधिकारी, लेकिन 40 तुर्क सरदारों ने दूसरा व्यक्ति को गद्दी पर बैठा दिया, जिसका नाम था नकरुद्दीन फिरोज शाह। उसको गद्दी पर बैठा दिया था। तो रजिया सुल्तान न्याय मांगने के लिए लाल वस्त्र पहनकर मस्जिद के सामने गई, जिससे जनता ने हस्तक्षेप किया। फिर रजिया सुल्तान को शासक बनाया गया, जिससे 40 जो तुर्क सरदार हैं उसे उन्होंने रजिया सुल्तान को पसंद नहीं करते थे। फिर आगे बात करते हैं। यह कह रहा दिल्ली के मलिक याकूत अश्वासाला का प्रधान के साथ रजिया सुल्तान का जो घनिष्ठ संबंध था। दिल्ली का जो मलिक याकूत था उसके साथ रजिया सुल्तान का घनिष्ठ संबंध था। आगे देखते हैं। तवर हिंद जो है भटिंडा में है, भटिंडा कहाँ, पंजाब में। तवर हिंद के इक्तादार जो मालिक हैं, तवर हिंद के जो इक्तादार मलिक अल्तुनिया ने रजिया की अधीनता स्वीकार करने से इनकार कर दिया था, अधीनता मानने से इनकार कर दिया था, जिस कारण रजिया ने उस पर आक्रमण कर दिया। रजिया सुल्तान ने आक्रमण कर दिया, किंतु युद्ध में खुद को हारता देखकर रजिया सुल्तान ने अल्तुनिया से विवाह कर लिया। रजिया सुल्तान जो है, तवर हिंद के इक्तादार मलिक जो है अल्तुनिया ने रजिया की अधीनता स्वीकार करने से मना कर दिया था। रजिया सुल्तान कोई प्रस्ताव दिया होगा तो उन्होंने मानने से इनकार कर दिया। तो अल्तुनिया जो है, रजिया सुल्तान और अल्तुनिया के बीच में युद्ध होता है, जिसमें जो है रजिया सुल्तान जो है खुद को कमज़ोर महसूस कर रही थी और युद्ध को हारता देखकर तो अल्तुनिया से शादी कर ली। तो अल्तुनिया से शादी कर ली और फिर शादी करके लौट रहे थे, किंतु रास्ते में लौटते समय डाकुओं ने हमले के कारण डाकुओं से हमला होता है और हरियाणा के कैथल में रजिया सुल्तान एवं अल्तुनिया दोनों की मृत्यु हो जाती है। जब दोनों युद्ध होता है फिर दोनों शादी के बंधन में बंध जाते, दोनों शादी कर लेते हैं। उसके बाद यह रास्ते से लौट रहे थे घर, जिससे डाकू जो है बीच रास्ते में डाकू मिलते हैं
और इनको हरियाणा के कैथल में रजिया सुल्तान एवं अल्तुनिया की हत्या कर देते हैं। फिर आगे बात करते हैं। फिर दिल्ली के जो 40 सरदारों ने याकूत की हत्या कर दी। याकूत जो था, रजिया सुल्तान और याकूत के बीच में एक घनिष्ठ संबंध था। तो जो 40 तुर्क सरदार थे उन्होंने याकूत की हत्या कर दी। फिर रजिया एक असफल शासिका साबित हुई और इसका प्रमुख कारण है वह महिला होना। रजिया सुल्तान है एक असफल शासिका बनी क्योंकि जो है वह एक, उसका प्रमुख कारण जो है असफल होने का, वह एक महिला थी। इतिहासकार जो है, एक इतिहासकारों ने कहा है कि अगर रजिया सुल्तान महिला ना होती तो इसका नाम भारत के महान शासकों में लिया जाता। इतिहासकार जो रजिया सुल्तान को कहते हैं, अगर रजिया सुल्तान जो है महिला ना होती तो इसका नाम भारत के महान शासकों में लिया जाता कि रजिया सुल्तान एक महान शासक थी, लेकिन यह महिला होने के कारण एक असफल शासिका रही। आगे बात करते हैं। इतिहासकार जो मिनहाज हैं उनका कहना है कि भाग्य से उसे पुरुष नहीं बनाया गया, रजिया सुल्तान को भाग्य से उसे पुरुष नहीं बनाया, वरना जो है उसके समस्त गुण जो है उसके लाभप्रद हो सकते थे। रजिया सुल्तान में वे प्रशंसनीय गुण थे जो एक सुल्तान में होना चाहिए। रजिया सुल्तान में वो गुण थे जो एक सुल्तान के रूप में होना चाहिए। तो रजिया सुल्तान का शासनकाल यहीं समाप्त होता। आगे आता है बहराम शाह। बहराम शाह के बारे में देखते हैं। बहराम शाह का जो शासक है 1240 से 1242 ईस्वी तक है। यह भी एक अयोग्य शासक ही था दोस्तों। रजिया सुल्तान के बाद बहराम शाह जो है 1240 ईस्वी में दिल्ली की गद्दी पर बैठा। बहराम शाह को दिल्ली के तुर्क सरदारों द्वारा बंदी बनाकर 1242 ईस्वी में उसकी हत्या कर दी गई थी। अगला शासक जो बनता है अलाउद्दीन मसूद शाह बनता है। यह भी एक छोटा मोटा ही शासक था, देख लेते हैं इसके बारे में। बनता है अलाउद्दीन मसूद शाह जो 1242 ईस्वी से 1246 ईस्वी तक शासन करता है। यह गद्दी पर जो है 1242 ईस्वी में बैठता है। आगे देखते हैं। यह सिक्कों पर बगदाद के अंतिम खलीफा का नाम सर्वप्रथम अंकित करवाया था। तो इन्होंने जो है बगदाद के खलीफा जो हैं उसका नाम सर्वप्रथम सिक्का पर अंकित करवाया था। आगे यह अपना जो है अमीर हजीब गयासुद्दीन बलबन को नियुक्त कर दिया गया था। मतलब यह जो था यह अपना अमीर हाजिब जो होता है गयासुद्दीन बलबन को नियुक्त कर दिया था। बलबन के षड्यंत्र द्वारा 1246 ईस्वी में अलाउद्दीन मसूद शाह की सुल्तान के पद से हटाकर नसीरुद्दीन महमूद को गद्दी पर बैठा दिया गया था। क्या रहा है, फिर से एक बार देखेंगे। बलबन के षड्यंत्र के द्वारा 1246 ईस्वी में अलाउद्दीन मसूद शाह को सुल्तान के पद से हटाकर नसीरुद्दीन महमूद को गद्दी पर बैठा दिया गया था। आगे बात करते हैं। तो अगला शासक आता है नसीरुद्दीन शाह। इसके बारे में भी देख लेते हैं, छोटा मोटा शासक है। तो नसीरुद्दीन शाह जो है यह 1246 से 1266 तक शासन किया। यह एक जो है मितव्ययी, जिसे कम खर्चीला कहा जाता है दोस्तों, यह एक मितव्ययी शासक था। मितव्ययी का अर्थ होता है कम खर्चीला। यह टोपी सिलकर अपना जीवन यापन करता था। टोपी सिलकर अपना जीवन यापन करता था। इसने एक गुलाम को चालीसा दल में स्थान दिया। यह गुलाम बलबन था। जो इसने जो है एक गुलाम को चालीसा दल में स्थान दिया और यह गुलाम बलबन था। आगे देखते हैं। इसने बलबन को
उलुग खां की उपाधि दिया था। बलबन को उगुल खां की उपाधि दिया था। इसके समय बलबन की शक्तियाँ जो हैं बहुत ही बढ़ गई थी। बलबन की शक्तियाँ बहुत बढ़ गई थी और इसकी मृत्यु जो है 1265 ईस्वी में हो गई थी। इसके बाद उत्तराधिकारी जो है गयासुद्दीन बलबन बना। गयासुद्दीन बलबन शासक बनता है। यह दिल्ली के गद्दी पर 1246 ईस्वी में बैठता है और नसीरुद्दीन का मकबरा जो है सुल्तान मढ़ी में है। ठीक है दोस्तों, यहीं जो है नसीरुद्दीन का शासन समाप्त होता है। अगला जो चैप्टर है बलबन का है। तो दोस्तों आज का हमारा वीडियो भी यहीं समाप्त होता हुआ। आज अगला वीडियो जो रहेगा बलबन का देखेंगे हम। उम्मीद करता हूँ दोस्तों वीडियो समझ में आया हो। और चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।